बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारू। बाल समय रवि भक्षी लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारू। ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट कहूँ सो जात न टारू। देवन आन करी बिनती तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारू। संकट मोचन नाम तिहारू, संकट मोचन नाम तिहारू। बालिकी तास कपीस बसे गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारू। बालिकी दास कपीस बसे गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। जो कि महामुनि साप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। के द्विज रूप लिवाय महाप्रभु सो तुम दास के सोत निवारो। सो तुम दास के शोक निवारो, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारू। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय क्रोज कपि सह बैन उचारू। अंगद के संग लेन गए सिय क्रोध कपि सह बैन उचारो। जीवत ना बची हो हम सो जो बिना सुधिलाए यहाँ पगुधारो। जीवत ना बची हो हम सो जो बिना सुधिलाए यहाँ पगुधारो। हेरि थके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। तेरी थके तट सिंधु सबे तब लाए सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को सब हेलो, 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 राक्षस हेलो, हेलो। सो कहि शोक निवारो। हेलो, 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 हेलो। को सब राक्षसी सो कहि शोक निवारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाहे महारज नीचर मारो। ताहि समय हनुमान महाप्रभु जाहे महारज नीचर मारो। चाहत सिय अशोक सो आगे सुदे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। चाहत सिय अशोक सुहागी सुधे प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बान लजो उर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। बाण लजोर लक्ष्मण के तब प्राण तजे सुत रावण मारो। लैगे वैद्य सुषेण समेत दबै गिरि द्रोण सुबीर उपारो। लैगे वैद्य सुषेण समेत दबै गिरि द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। आन सजीवन हाथ दई तब लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो। रावण युद्ध हेलो, हेलो, हेलो। चलो जी। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून जी, की हाल चाल? बढ़िया हो सारे? श्री रघुनाथ समेत सवेदल मोह भयो यह संकट चलो जी। आनि खगेश तबे हनुमान जो बंधन काटि सुदास। वेरी गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर जी। गुड आफ्टरनून सतीश, गुड आफ्टरनून पल्लवी, गुड आफ्टरनून यश, गुड आफ्टरनून गुनगुन, गुड आफ्टरनून आदित्य, गुड आफ्टरनून प्रियांशु, गुड आफ्टरनून दीपांशु, दीपक, विकास, आध्या, प्रणव, भास्कर। सर जी जनवरी 26 के लाइव क्लास कल से स्टार्ट है क्या? यस, कल सुबह हम मिल रहे हैं 7:45 पे। कल हमारा सीए वाले बच्चों का नया बैच स्टार्ट है। अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे हम मिलेंगे सुबह 7:45 पे।
ठीक है, मेरा नाम नहीं लिया, आपका नाम नहीं लिया, वरुंदिका, वरुंदिका जी, वेरी गुड आफ्टरनून। चलो अब एक बार फटाफट से आ जाओ जी। ठीक है, बच्चा कह रहा है आज क्लास किस टाइम पे रख ली गाबा सर? पता है आपको सेमीफाइनल चल रहा है, इंडिया न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड खेल लिया पहले, तभी तो पहले रख ली मैंने। न्यूजीलैंड पहले खेल रही है, मैंने अभी क्लास रख ली क्योंकि मेरे को था कि शाम को नहीं रख पाऊंगा, तो इसलिए फिर मैंने अभी क्लास रख ली ताकि फटाफट से 1 घंटा खत्म करें। न्यूजीलैंड की बैटिंग भी इतने खत्म हो जाएगी, सारे ऑल आउट हो जाएंगे, फिर आराम से मस्त इंडिया की बैटिंग देखेंगे। रोहित शर्मा और कोहली ढुचुक ढुचुक पुचुक पुचुक मारेंगे और चैंपियन ट्रॉफी अपनी होगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। चलो आ जाओ एक बार फटाफट से, अब यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार फटाफट से आओ, मेरे को ये बता दो आप कल वाली क्लास में कैपिटल गेन की हम रिवीजन कर रहे थे, ठीक है, और कैपिटल गेन की कंप्यूटेशन हमने स्टार्ट की थी और मैंने कहा था कि कंप्यूटेशन के 3 पार्ट बनने, अगर आपको याद आ रहा हो जी, ठीक है ना, कंप्यूटेशन के 3 पार्ट बनने अगर आपको याद आ रहा हो। एक पार्ट तो मैंने कहा था, मेरे को थोड़ा सा याद करवाना, एक पार्ट तो मैंने कहा था कि अगर आपने कोई कैपिटल एसेट परचेज की है, कब परचेज की है? 23 जुलाई 24 से पहले, और आपने ट्रांसफर कब की है? 23 जुलाई 24 या उसके मतलब ये भी सॉरी पहले ही है। तो अगर आपने खरीदी भी पहले है, आपने बेची भी पहले है, तो ये पॉइंट नंबर 1 था। फिर मैंने कहा था कि अगर आपने खरीदी पहले है बट अगर बेची बाद में है, तो ये सेकंड पॉइंट था। फिर मैंने कहा था कि अगर आपने खरीदी भी बाद में है और बेची भी बाद में है, तो थर्ड पॉइंट था। अभी तक हमने फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया था कि अगर आपने खरीदी भी पहले है और अगर आपने बेची भी पहले है, उस केस में क्या होगा? तो मैंने कहा था यहाँ पे ओल्ड लॉ एप्लीकेबल होगा। ओल्ड लॉ का मतलब क्या है कि जो आपने पहले क्लासेस के अंदर पढ़ा, सेम इंडेक्सेशन करनी है, सेम होल्डिंग पीरियड जो है वो चेक करना है, मतलब सारी बातें सेम होंगी जो आपने पहले पढ़ी है, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा जी। इंडेक्सेशन रेट आपको सारे याद नहीं करने, मैंने कल भी तुम्हें कहा था, आज भी फिर कह रहा हूं, इंडेक्सेशन रेट तुम्हें क्वेश्चन में दिए होंगे। 2 इंडेक्स रेट याद करने हैं, पहले वाला केस जो है वो 100 वाला है और फिर करंट ईयर वाला 363 वाला है। ये 2 इंडेक्स रेट आपको याद करने हैं, बाकी कोई भी इंडेक्स रेट आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। चलो अब मेरे को ये बताओ, आपको मैंने घर से होमवर्क दिया था जी, बोलो होमवर्क दिया था आपको मैंने घर से? कितने क्वेश्चन होमवर्क दिए थे जी? आई थिंक 3 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिए थे। अब मेरे को ये बता दो, इन तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट है? जल्दी बताओ, इन तीनों क्वेश्चन में कोई डाउट है? नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। पक्का पक्का हो गए थे, बिल्कुल सिंपल सिंपल है, आई थिंक इसमें कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। तो 3 आपको मैंने होमवर्क दिए थे, तीनों आई थिंक आपके कंप्लीट हो चुके होंगे और सारे के सारे बच्चे कह रहे हैं सर इसमें कोई डाउट नहीं था। ठीक है ना, इसको लॉक कर सकता हूं? पक्का पक्का। चलो अब एक बार यहां पे आ जाओ जी। अब ये क्वेश्चन खत्म करने के बाद ना इसका सॉल्यूशन इसके नीचे दिया हुआ था, आई थिंक आप सबने सॉल्यूशन देख लिया होगा और उसके बेस पे आपने आंसर निकाल दिया होगा। अब मैं इसको फाइनली पैक करने जा रहा हूं जी, ठीक है, इसको मैं फाइनली पैक करने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि तीनों एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर लिए होंगे जी। अब एक बार आ जाओ जी, अब ये एग्जाम्पल खत्म करने के बाद अब जो अगला पॉइंट हमें स्टार्ट करना है ना, अब अगले पॉइंट पर आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब हम रेगुलर बैच के लेक्चर नंबर 6 पर आ गए हैं कैपिटल गेन के, और रिवीजन क्लास के लेक्चर नंबर 3 पर आ गए हैं। मतलब आज हमारा कैपिटल गेन का रिवीजन लेक्चर नंबर 3 है और वैसे रेगुलर बैच में ये वाला पॉइंट हमने लेक्चर नंबर 6 में कंप्लीट किया था। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सर एग्जाम्पल नंबर 3 गलत है, क्यों भाई एग्जाम्पल नंबर 3 गलत क्यों है भाई? एक बच्चा कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3 गलत है, बताना एक बार एग्जाम्पल नंबर 3 गलत है या सही है, या ये बच्चा गलत है? बोल बा। एक बच्चा कहने लग रहा है कि सर ये एग्जाम्पल नंबर 3 जो है वो गलत है, तो बोलियो एग्जाम्पल नंबर 3 गलत है या बच्चा गलत है? 122 लिया है, अच्छा 112 लिया, 122 होगा कहां पे जी? अच्छा 122 यहाँ पे 122 होगा यहाँ पे। अच्छा इंडेक्स गलत है, तो ये कैलकुलेशन सही है यहाँ पे या ये भी गलत है? मतलब ये जो इन्होंने आइक्वा लिया वो कैसा लिया है, वो सही है गलत है? आंसर सही है, मतलब आंसर सही एक बच्चा कह रहा है। तो यहां पे आ रहा है 20 लाख, तो 20 लाख डिवाइड बाय 122 मल्टीप्लाई 348। हाँ ये तो सही लिया है, ये तो सही है ना?
हाँ कैलकुलेशन सही ली हुई है जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन डन। तो मतलब यहाँ पे आपका 122 आना था, 112 के बजाय यहाँ पे 122 आएगा, बाकी ये सब कुछ सही है, ठीक है। अच्छा एक बात ना, मेरे ख्याल से इसके बाद ना फिर ये एग्जाम्पल एक और था, ये एग्जाम्पल भी एक बार देख लेना, ये वाला होमवर्क भी था, एक बार इसको भी देख लेना, और एक बार ये वाला होमवर्क भी जो गोल्ड वाला है इसको भी एक बार देख लेना, ये दोनों इसके नीचे ही, अगर आपने नहीं किए तो इसको भी देख लेना जी, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से, अब जो हम अगला पॉइंट स्टार्ट करने जा रहे हैं ना वो सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देना। अब अभी जो है ना, अभी हम जो बातें कर रहे हैं वो पार्ट नंबर 1 की जो बातें हैं, पार्ट नंबर 1 की हम बातें करके चल रहे थे, और पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने कहा था कि पार्ट नंबर 1 एप्लीकेबल तब होता है अगर आपने कैपिटल एसेट जो है, अगर वो आपने परचेज की है बिफोर 23 जुलाई 24, और अगर आपने उसको ट्रांसफर जो की है, वो भी जो आपने ट्रांसफर की है वो भी 23 जुलाई 24 से पहले की है। मतलब अगर आपने कैपिटल एसेट जो परचेज की है वो भी 23 जुलाई 24 से पहले की है, और अगर आपने ट्रांसफर जो की है वो भी 23 जुलाई 24 से पहले है, उस केस में कैलकुलेशन होगी जो अभी तक हमने की है। अब सर एक बात मेरे को सोच के बताना, सारे के सारे बच्चे आंसर देना। हेलो भाई साहब, ओए मैच बाद में देख लियो बेटे, तेरा फाइनल रिजल्ट ना जिस दिन आएगा ना उस दिन तू चैंपियन ट्रॉफी जीतेगा। माना हमारे इमोशंस जुड़े हैं, बट मैं भी तो यहाँ पे आया हूँ, मेरे तो फादर साहब अभी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, ठीक है। मैं वहां छोड़ के मेरे को ये था मैं क्लास देखूं, मैं क्लास लगाऊं पहले, तो आप समझ रहे हो कि मैंने कितना दिल मजबूत कर रखा है कि मैं वहां से यहाँ आया, फिर मैच नहीं देख रहा, फिर तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ, और तुम नालायक बच्चों के सामने मैच देख के बैठे हो। 1 घंटे के लिए मैच छोड़ दो, कुछ नहीं होगा, सब बढ़िया होगा। अपनी ऑनेस्टी से पढ़ाई करो, मैं गारंटी दे रहा हूं इंडिया मैच भी बहुत बढ़िया तरीके से जीत जाएगा, तुम उसके लिए निश्चिंत रहो। वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, तुम्हें अपना बेस्ट देना है, ठीक है ना। चलो अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सर प्लीज बोल दो बैच एंड की डेट कब तक है। तुम्हारे एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, ठीक है ना। कोई फिक्स डेट नहीं है, बट तुम्हारे एग्जाम से पहले खत्म हो जाएगा ये वाला बैच, तुम उसकी टेंशन मत लो। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब एक बात मेरे को सोच के बताओ। अब यहां पे आपको ना मैंने कैपिटल गेन निकालना सिखाया। अब अगर कैपिटल गेन आपका मैंने निकालना सिखाया तो आपने कैपिटल गेन कैसे सीखा, तो आपने बोला कि अगर मान लो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट है तो सेल प्राइस में से कोआ माइनस करते हैं, कोई माइनस करते हैं, ईओटी माइनस करते हैं, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाता है। फिर मैंने कहा था कि अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है तो सेल प्राइस में से आई कोआ माइनस करते हैं, आई कोई माइनस करते हैं, ईओटी माइनस करते हैं, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आ जाता है। भाई सिंपल सी कैलकुलेशन हमने यही पढ़ी है कि भैया गोवा माइनस करोगे, कोई माइनस करोगे, ईओटी माइनस करोगे, शॉर्ट टर्म गेन आएगा। फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट में से आई को माइनस करोगे, आई को माइनस करोगे, ईओटी माइनस करोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आएगा। अब ये तो मैं समझ में आ गया भाई कैपिटल गेन निकालना कैसे है, बट मुद्दा ही निकल कर जब कैपिटल गेन निकालना है तो उसके लिए हमें कोआ और कोई माइनस करनी है, तो कोआ और कोई का अमाउंट क्या होगा भाई, किस प्राइस में, मतलब कौन सा प्राइस इसमें से माइनस करना है, तो अगले सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। अब एक बच्चा ये बात कहता है यार गाबा सर एक बात बताओ, तो अमाउंट क्या होगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है जितने की एसेट मैंने परचेज की होगी तो उतने की ही तो कॉस्ट माइनस करेंगे ना। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, बट हर केस में ऐसा नहीं होगा ना। अब एक बात मैं तो सोच के बताओ, आई थिंक मैं उम्मीद करता हूं सबने एक बार पहले कैपिटल गेन कभी ना कभी कहीं ना कहीं से, मुझसे नहीं कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, और ये बात तुम्हें क्लास में बताई गई होगी कि जो हमारे इंडेक्स रेट होते हैं उस इंडेक्स रेट का पहला साल जो होता है वो सन 2001 और सन 2002 होता है, और जो करंट ईयर हमारा चल रहा है, करंट ईयर चल रहा है 24-25। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है कि अगर आपने एसेट इसके बीच में अगर आपने परचेज की है फिर तो इंडेक्स रेट आपको पता है, बट अगर कोई एसेट आपने इससे पहले परचेज की है उस केस में क्या करोगे, उस केस में क्या कॉस्ट लोगे। भाई तुमने बोला ना कि तुमने बोला सर कॉस्ट लेने में क्या दिक्कत है, भाई जितने का भी एसेट मैंने परचेज की होगी वो हमारी कॉस्ट बनेगी। मैं कहा बिल्कुल सही बात है। भाई मान लो तुमने एसेट जो है वो सन 2005 में परचेज की है, 15 लाख की परचेज की है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 15 लाख रुपए हैं, इसका इंडेक्स रेट है, तुम उससे मल्टीप्लाई करके आई को वहां निकाल दोगे। बट अगर मैंने कोई एसेट सन 1970 के अंदर परचेज की है तो फिर उसकी कॉस्ट क्या लेंगे। अब एक बच्चा कह रहा है सर सिंपल सी बात है ना, 1970 के अंदर ली है तो जो भी उसकी कॉस्ट होगी उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, फिर वही नालायक बच्चों वाली तुम बातें कर रहे हो।
मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपने एसेट 141 से पहले लिया तो उसको इंडेक्सेशन कैसे करेंगे, मैं इंडेक्सेशन की तो बात ही नहीं कर रहा। वो तो मुझे भी पता कि जब रेट मुझे 1-2 के दिए हुए हैं तो इंडेक्सेशन भी 1-2 से ही होगा। इसमें कोई बड़ी बात आपने नहीं बोली, वो तो सिंपल सी बात है कि अगर मैंने एसेट 141 से पहले परचेस की है तो रेट जब मुझे 1-2 के दिए हैं तो इंडेक्सेशन भी तुम 1-2 से करोगे, उसमें कोई बड़ी बात थोड़ा है। इंडेक्सेशन 1-2 से होगा क्योंकि उससे पहले के इंडेक्स रेट ही नहीं है। बट मेरा क्वेश्चन आ रहा है कि अगर एसेट 141 से पहले की है उस केस में कॉस्ट क्या लेंगे, किस कॉस्ट को तुम इन्फ्लेशन से एडजस्ट करोगे। तो ये सबसे बड़ा मैटर निकल के आ रहा है और वही हमारा अगला पॉइंट है जी। अब यहां पे एक बार चेक करो जी। अब देखो डिटर्मिनेशन ऑफ कोआ एंड कोइन सर्टेन केसेस, दैट इज सेक्शन नंबर 55। अब यहां पे 3 केस निकल के आते हैं। इनटेंजिबल एसेट की कॉस्ट हम अलग निकालेंगे, शेयर्स एंड सिक्योरिटी की कॉस्ट हम अलग निकालेंगे, और एनी अदर कैपिटल एसेट, एनी अदर का मतलब क्या है, इन दोनों को छोड़ के जो तुम्हारी कैपिटल एसेट होगी उसकी कॉस्ट हम अलग निकालेंगे। तो इन दोनों को तो हम डिस्कस करेंगे बाद में। अभी जो मैं तुम्हें कॉस्ट निकालने सिखा रहा हूं वो निकालना सिखा रहा हूं एनी अदर कैपिटल एसेट। अब गवर्नमेंट कह रही है एनी अदर कैपिटल एसेट में ना 2 केस होते हैं, लैंड और बिल्डिंग को अलग कर दो और बाकी सभी कैपिटल एसेट को अलग कर दो। जैसे गोल्ड हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, इन सबको तुम अलग कर दो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर मान लो लैंड और बिल्डिंग वाला केस नहीं है, कोई दूसरा केस है। फॉर एग्जाम्पल आपने ज्वेलरी बेची है, आपने गोल्ड की रिंग बेची है, आपने गोल्ड का नेकलेस बेचा है, आपने गोल्ड के कॉइन्स बेचे हैं, उस केस में क्या होगा। तो गवर्नमेंट ने कहा 2 केस होंगे, या तो एसेट आपने एक्वायर की होगी 141 या उसके बाद। तो अगर 141 या उसके बाद एक्वायर की है तो फिर जितने की एक्वायर की है वही तुम्हारी कॉस्ट है, उसी को तुम कॉस्ट मानोगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बट अगर एसेट तुमने एक्वायर किया 141 से पहले तो इंडेक्सेशन तो 1-2 से ही करेंगे, बट कॉस्ट क्या होगी। तो गवर्नमेंट ने बोला जितने की वो एसेट तुमने परचेस की होगी या 141 को जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, इनमें से हायर जो होगी वो तुम्हारी कॉस्ट होगी। बस ये पर ध्यान दो। एक बार मैं दोबारा बोलूंगा, मैंने क्या बोला कि भैया अगर एसेट आपने एक्वायर की है 141 से पहले तो 141 के बाद एक्वायर किया उसमें कोई फर्क नहीं है, बट अगर 141 से पहले एक्वायर किया तो परचेज प्राइस और 141 की फेयर मार्केट वैल्यू, इनमें से हायर जो है वो तुम्हारी कॉस्ट बनेगी, उसके बेस पे तुम इसको इंडेक्सेशन करोगे। बस ये पर ध्यान दो। सर ये 141 की एफएमबी ऑलवेज तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी, तुम्हें घबराने की बात नहीं है। तो इन दोनों को तुम कंपेयर कर लेना, जो हायर वाली होगी वो तुम्हारी कॉस्ट होगी, उसके बेस पे तुम उसको इंडेक्सेशन कर देना। बट ये वाला पॉइंट जो है ना वो लैंड और बिल्डिंग वाले केस में अलग है। अब लैंड और बिल्डिंग वाले केस में क्या है, अगर आपने एक्वायर किया 141 या उसके बाद तो वही परचेज प्राइस जो है वो तुम्हारी कोआ है। बट अगर आपने एक्वायर किया 141 से पहले, अगर आपने एक्वायर किया 141 से पहले तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है परचेज प्राइस और 141 की एफएमबी और 141 की एसडीवी, पहले इन दोनों में से लेस ले लो, जो लेस आएगा कंपेयर करो परचेज प्राइस से, इनमें से हायर जो होगी वो तुम्हारी कॉस्ट होगी। बस ये पर ध्यान दो। तो ये हमारी कॉस्ट निकालने का तरीका है। लैंड और बिल्डिंग वाले केस में अलग है और एनी अदर कैपिटल एसेट वाले केस में अलग है। वहां पर 141 से पहले में परचेज प्राइस और एफएमबी हायर, यहां पर क्या है परचेज प्राइस और 141 की एफएमबी और 141 की एसडीवी, पहले इनमें से लेस, जो लेस आएगा कंपेयर करोगे परचेज प्राइस, जो उनमें से हायर होगी वो तुम्हारी कॉस्ट होगी। बस ये पर ध्यान दो। अब मेरे को सारे बच्चे बताओ, पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का पक्का इसको लॉक कर सकते हैं। अब मेरे को सारे बच्चे बताना ये तुम्हारी क्या निकल के आ रही है, ये तुम्हारी कोआ निकल के आ रही है, ये तुम्हारी क्या निकल के आ रही है, कोआ निकल के आ रही है। अब इस कोआ को तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इस कोआ को आई कोआ में कन्वर्ट करना है। तुम्हें क्या करना है, इस कोआ को आई कोआ में कन्वर्ट करना। देखो यहाँ पे क्या लिखा है नीचे, अब यहाँ पे लिखा है हाउ टू कन्वर्ट कोआ इनटू आई कोआ। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अगर आपने कैपिटल एसेट एक्वायर की है बिफोर 141 तो उस केस में क्या होगा, तो आई कोआ बनेगी, जितनी भी तुम्हारी कोआ बनी जो तुमने ऊपर निकाली है डिवाइड करेंगे 100 से, क्योंकि 1-2 का रेट ही हमारे पास है, और मल्टीप्लाई करेंगे जिस ईयर में ट्रांसफर किया होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये तुम्हारी आई कोआ निकल के आ जाएगी। और अगर आपने एसेट एक्वायर किया ऑन और आफ्टर 141 तो फिर परचेज प्राइस डिवाइड बाय इंडेक्स रेट, किस ईयर का, जिस ईयर में एक्वायर किया, मल्टीप्लाई जिस ईयर में ट्रांसफर किया, ये तुम्हारी आई कोआ निकल के आ रही है।
तो पहले वाली आई कोआ क्या निकल के आ रही है, फर्स्ट वाली आई कोआ निकल के आ रही है कि जो हमारी कोआ है जो हमने ऊपर ली है उसको डिवाइड करोगे 100 से और मल्टीप्लाई करोगे जिस ईयर में ट्रांसफर किया उस ईयर के इंडेक्स रेट से। और अगर मैं इसकी बात करूंगा यहां पर, अगर आपने एसेट एक्वायर किया 141 या उसके बाद, तो फिर गवर्नमेंट ने बोला परचेज प्राइस, और जिस ईयर में एक्वायर किया उसका इंडेक्स रेट, जिस ईयर में ट्रांसफर किया उसका यहां इंडेक्स रेट मल्टीप्लाई करके ये तुम्हारी आईकोआ निकल के आ रही है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भैया सिंपल सी बात है, 141 से पहले वाले को 100 से डिवाइड करेंगे और 141 के बाद वाले को जिस ईयर में परचेज किया होगा उस ईयर से डिवाइड करके इस तरह से इंडेक्सेशन करेंगे हम। अब एक बच्चा कहता है सर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या लेंगे? याद करो, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वाले केस के अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई इंप्रूवमेंट आपने 141 से पहले की है तो सारी की सारी इंप्रूवमेंट हम इग्नोर करके चलते हैं, एक इंप्रूवमेंट भी हमें नहीं लेनी होती अगर आपने इंप्रूवमेंट की है 141 से पहले। इट मींस अगर तुम्हें क्वेश्चन में इंप्रूवमेंट दी है 141 से पहले की तो सारी की सारी इंप्रूवमेंट आप इग्नोर करोगे, एक भी इंप्रूवमेंट तुम्हें नहीं लेके चलनी। बट हाँ, अगर आपने इंप्रूवमेंट किया 141 या उसके बाद, फिर जो भी एक्चुअल खर्चा किया होगा उसको तुम लेके चलोगे, ये तुम्हारी कोई हो गई। अब इस कोई को आई कोई में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 141 से पहले तो इग्नोर करना है, तो उसको तो आई कोई में कन्वर्ट कर ही नहीं सकते। और अगर 141 या उसके बाद किया तो एक्चुअल खर्चा, फिर जिस ईयर में वो इंप्रूवमेंट की होगी उस ईयर के रेट से डिवाइड करोगे, फिर जिस ईयर में ट्रांसफर किया होगा उससे मल्टीप्लाई करोगे, ये तुम्हारी आई कोई निकल के आ जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। तो आई थिंक अब आपको कोआ भी निकालना आ गया, आई कोआ भी निकालना आ गया। और ये सारी बातें कब की हो रही है? ये सारी बातें हो रही है अगर आपने खरीदा भी पहले है और आपने बेचा भी पहले है, उस केस में सारी इन्फ्लेशन की बातें हो रही हैं। ये अभी हम फर्स्ट कैटेगरी की बातें कर रहे हैं, इन्फ्लेशन वाली सेकंड कैटेगरी की बातें अभी हमने स्टार्ट नहीं की। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो अब एक बार यहां पे सारे के सारे बच्चे देखो जी, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और मुझे आंसर देना हो। अब यहां पे चेक करना, देखो बिल्डिंग परचेस की है। अब बिल्डिंग परचेस की 8 जुलाई 1990 को, कितने की? 10 लाख की। फिर 141 को इसकी एफएमवी दे रखी है 14 लाख रुपए, और 141 को इसकी एसडीवी दे रखी है 12 लाख रुपए। अब बताओ क्या करोगे? पहले 14 और 12 इनमें से लेस क्या हो गया? 12। फिर 12 और 10 इनमें से हायर क्या हो गया? 12। तो ये मेरी कॉस्ट निकल के आ गई बिल्डिंग की। ये मेरी क्या आ गई? ये कॉस्ट निकल के आ गई बिल्डिंग की 12 लाख रुपए। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? उसके बाद अब बिल्डिंग की रिपेयर की मैंने 25 मार्च 1996, तो 141 से पहले है तो कोई भी यहां पे आपको इग्नोर करेंगे, कोई इंप्रूवमेंट लेनी नहीं है। फिर आपने किया 8 मार्च 1 को, तो अगेन 141 से पहले है तो 141 से पहले तो सारी की सारी इग्नोर करेंगे। फिर यहां पे 25 सितंबर 16 को, ये इंप्रूवमेंट हमें लेके चलनी है, ये 141 के बाद की है, ये 141 के बाद की है, तो ये इंप्रूवमेंट हमें लेके चलनी है। ये हमारा प्रीवियस ईयर जो है वो 15-16 है, तो ये आपको लेके चलनी है। अब यहां पे एक बार चेक कर लें, देखो जी, तो यहां पे अब उसके बाद देखो मिस्टर वीजी एग्री टू सेल बिल्डिंग कब? 90 लाख की है। एग्रीमेंट टू सेल किया 8 नवंबर 21 को। बायर ने एडवांस दिया 25 नवंबर 21 को। पोजेशन जो दिया वो 8 जनवरी 24 को दिया, तो मतलब 23 जुलाई 24 से पहले ट्रांसफर है। रजिस्ट्री जो हुई है वो 8 जुलाई 24 को ही है। तो मेरे को सारे बच्चे बोल दो, हम ट्रांसफर कब मानेंगे? ट्रांसफर मानते हैं पोजेशन। पोजेशन कब है? 8 जनवरी 24 को, तो 23 जुलाई 24 से पहले तो ओल्ड लॉ एप्लीकेबल यहां पे हो जाएगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब एक बार चेक करना, सेल प्राइस क्या लेंगे? सेल प्राइस यहां पे लेंगे वही 90 लाख। ईओटी क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ। अब यहां पे आई कोआ की बात करो, चेक करो कोआ क्या निकल के आ रही थी? 12 लाख रुपए। डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई ट्रांसफर जो आपने की है। अब सारे बच्चे बोलना ट्रांसफर मानते हैं पोजेशन को। पोजेशन कब है? 8 जनवरी 24 को, दैट इज प्रीवियस ईयर 23-24। मैं दोबारा बोल दूं, अगर क्वेश्चन में पोजेशन की डेट नहीं दी हुई फिर ट्रांसफर मानेंगे रजिस्ट्री को। बट याद है 247 ट्रांसफर की डेफिनेशन, तो ट्रांसफर में क्या लिखा था? पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ए ट्रांसफर। तो रजिस्ट्री आपने कब किया मैटर नहीं करता, पेमेंट आपने कब किया मैटर नहीं करता, आपने पोजेशन कहां पे दिया मैटर करता है। पोजेशन जो है वो 23-24 में है, और 23-24 का रेट क्या है? 348 है। उसके बेस पे देखो यहाँ पे 348। ऐसे यहाँ पे आई कोई आपको 20,000 पे, उस साल का रेट 264 मल्टीप्लाई 348 आपका आई कोई आ गया। ये आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल के आगे। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे बच्चे बताओ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ठीक है? कोई नई बात तो सीखने को नहीं मिल रही? जो आपने पहले क्लास के अंदर पढ़ा होगा आपका और अच्छे से रिवाइज हो गया होगा, क्योंकि अभी तक हमने विदाउट इंडेक्सेशन वाली कोई बात नहीं की हमने।
पक्का पक्का इसको लॉक कर सकते हैं। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी, अब अगले पॉइंट पर आओ। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो जी, एग्जांपल नंबर 2 है और ये आप मुझे इसका आंसर देंगे। ये लो जी, अब ये क्वेश्चन आप करके दिखाओगे, अभी अभी करके दिखाओगे जी। अब यहां पे ये लो, बिल्डिंग आपने परचेज की है 8 जुलाई 2001 को। ये लो ये लो जी, क्वेश्चन करो इसको। अभी आंसर मेरे को निकाल के बताओ, इसका आंसर कितना आएगा जी। सारे बच्चे अभी आंसर मेरे को निकाल के बताएंगे इसका आंसर कितना आएगा, फटाफट से जी। ये लो, बिल्डिंग परचेज की आपने 8 जुलाई 2001 को 20 लाख की। एफएमबी है 141 को 24 लाख की। एसडीवी है 26 लाख की। एग्रीमेंट टू सेल है 8 सितंबर 22 को 80 लाख का। पोजेशन एंड रजिस्ट्रेशन जो है वो 25 जून 24 को है। और इंप्रूवमेंट की हैं 10,000, यहां पे 10,000। ईओटी जो है वो 5 लाख है। तो कैपिटल गेन वो मांग रहा है तुमसे, कैपिटल गेन तुमसे वो कैपिटल गेन मांग रहा है कि बताओ कैपिटल गेन कितना आएगा जी। आपको बताना है कैपिटल गेन कितना आएगा। अबे यार ये मैच वैच छोड़ो, इसका आंसर दो नालायक। इतने रन हो गए, इतना वो हो गया, इतना वो हो गया, उसको निकाल, छोड़ो यहां से। हाँ जी, इंडेक्स रेट भी दे दूं? अल्लाह भाई साहब, इंडेक्स रेट है तुम्हारे पास? कोई बुक होगी उस बुक में से देख लो, कोई तुम्हारे पास बुक होगी उस बुक में से देख लो मेरे बच्चे। ओ भाई साहब, मैं इंडेक्स रेट के लिए बुक खोलनी पड़ेगी मेरे को। चलो एक बार दिशांक को मेरे को लग रहा है इस चैट से गायब करना पड़ेगा। क्या कहते हैं जनता, दिशांक को गायब कर दूं गुप्ता साहब? ठीक है, एक बार यहाँ पे चलो देख लो, मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ। एक बार चेक करना, आपके 80 लाख है, ईओटी 5 लाख है, यहाँ पे 75 लाख आ गया। फिर यहाँ पे कोवा, अब यहाँ पे कितने हैं? 20 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 363। 363 क्यों है? क्योंकि ट्रांसफर जो आपने किया वो 24-25 में की है। अब अगर ट्रांसफर 24-25 में है तो 363 आएगा, तो ये आपका आई कोई आ गया। फिर आई कोई में यहाँ पे 10,000 रुपए की इंप्रूवमेंट है, अगली 10,000 रुपए की इंप्रूवमेंट है। एक तो 1-2 की है, अगर मैं चेक करूंगा ये वाली इंप्रूवमेंट जो है वो 8 फरवरी 2002 है, तो ये मेरा ईयर है 1-2। और ये मेरा ईयर जो है, ये मेरा ईयर 15-16 है। ये मेरा ईयर कौन सा है? 15-16 है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो अब यहाँ पे देख लो जी। अब यहाँ पे इसका इंडेक्स रेट जो है, अगर मैं चेक करता हूँ, इसका 100 है 1-2 का, इसका 254 है। तो आई कोई 1 आ गई, या आई कोई 2 आ गई। उसके बाद ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना निकल के आ रहा है जी। तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो इतना निकल के आ रहा है। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है जी? सारे बच्चे बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? सर आई को 20 लाख, अरे तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, यहां पे इनमें से लेस आ रहा है 24, तो ये 24 लाख आना चाहिए यार यहाँ तो, है ना? 24 लाख आना चाहिए ना, है ना मेरे बच्चे, मेरे बाबू, प्रियंका, 24 लाख आना चाहिए ना? 24 लाख नहीं आना चाहिए? मेरे को लग रहा है गलत हो गया। हाँ, वही मैं कहूं भाई साहब, इतने सारे बच्चे सही कैसे हो अब? ऐसी नालायक को यहाँ पे 141 के बाद दी हुई है, 8 जुलाई 2001 है, तो 141 के बाद है, तो ये दोनों हमारे किसी काम की नहीं है। वो तब काम की होती है अगर आपने परचेज 141 से पहले किया हो, या 141 के बाद किया है, इसलिए यहां पे तुम्हें कंफ्यूज किया गया। क्या बात मेरे समझ में? तो क्वेश्चन में गलती मत कर देना, पहले क्वेश्चन में डेट देखना कि परचेज कब की है, और अगर परचेज 141 के बाद की है तो ये वैल्यू हमारे किसी काम की नहीं है। फिर जो एक्चुअल परचेज प्राइस है वही मेरे काम की है, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है ना? तो परचेज जो है वो 141 के बाद की, और अगर परचेज 141 के बाद की है, उस केस में दोनों वैल्यू मेरे किसी भी काम की नहीं है, ओनली फॉर कंफ्यूजन पर्पस, बस ये बात ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का? चलो
अब यहाँ पे आ जाओ जी, अब इधर देखो ध्यान से, अब ये कैपिटल गेन हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब यहाँ पे सारे के सारे बच्चे ध्यान देना, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अब कैपिटल गेन के टैक्स रेट क्या हैं, बट जो मैं तुम्हें टैक्स रेट बताने जा रहा हूं ना, वो टैक्स रेट एप्लीकेबल कब होंगे, अगर आपने ट्रांसफर जो की है वो 23 जुलाई 24 से पहले किया। मतलब अभी तक ना हमारा पहला केस चल रहा है, अभी तक पहला केस हम पूरा खत्म कर रहे हैं, फिर हम दूसरे केस के ऊपर आएंगे, अभी हम पहला केस खत्म कर रहे हैं। तो पहले केस का मतलब क्या है, परचेज भी आपने पहले किया, बेचा भी आपने पहले, तो अगर बेचा आपने पहले, उस केस में जो कैपिटल गेन आएगा उस पर क्या टैक्स रेट लगेंगे, अब उसकी बात करने जा रहे हैं। अब यहां पे चेक करो गवर्नमेंट क्या कह रही है, टैक्स रेट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इफ कैपिटल एसेट ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 24। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहे हैं अंडर सेक्शन 112A वाले, अब ये 112A में कैपिटल गेन कौन से आते हैं, इसमें नॉर्मली शेयर्स आते हैं। मान लो आपने इक्विटी शेयर बेच दिए, लिस्टेड शेयर बेच दिए, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड आपने बेच दिया, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट आपने बेच दिया, मतलब जो 112A में जितनी भी एसेट्स आती हैं ये 112A की बात कर रहा है। तो उसने बोला कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले हैं तो 1,25,000 रुपए, यहां पर पहले लिमिट होती थी 1 लाख रुपए की, जिस बच्चे ने पुराना लॉ पढ़ा होगा वहां पर 1 लाख रुपए की लिमिट थी। अब रिट्रोस्पेक्टिव बेस पे अमेंडमेंट आई है कि अब स्टार्टिंग से हम 1,25,000 रुपए की लिमिट लेके चलेंगे। 1,25,000 रुपए तक नील है, और अगर तुम्हारे गेन 1,25,000 रुपए से ऊपर के हैं तो जितनी वैल्यू एक्सेस है उसका 10% जो है वो टैक्सेबल है। मतलब यहां पर 1,25,000 रुपए एग्जाम्प्ट है और 1,25,000 के बाद क्या लगेगा, 10% टैक्स लगेगा। फिर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तुम्हारे 112 वाले हैं, 112 में लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, गोल्ड हो गया, ड्राइंग हो गया, पेंटिंग हो गया, इनको छोड़ के जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो सारे 112 वाले हैं। तो याद है तुमने पहले क्या रेट पढ़ा था, 20%। तो जो भी तुम्हारा लॉन्ग टर्म गेन है आफ्टर इंडेक्सेशन, मतलब इंडेक्सेशन के बाद जो भी तुम्हारा गेन होगा उसका 20% टैक्स एप्लीकेबल होगा। ये सारी बातें तब है अगर आपने ट्रांसफर 23 जुलाई 24 से उससे पहले किया। उसके बाद अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर वो 111 वाले हैं, 111 वाले कौन से हैं, वही शेयर्स वाले, तो उस पर टैक्स लगेगा 15%। क्या रेट लगेगा, 15% रेट लगेगा। जितने भी शॉर्ट टर्म है 15% फ्लैट है। और अगर तुम्हारे नॉर्मल शॉर्ट टर्म है, नॉर्मल मतलब 111 को छोड़ के, तो फिर वहां पे क्या लगेंगे, स्लैब रेट एप्लीकेबल हो जाएंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो पहले इन दोनों के ना, हेलो भाई साहब, ओए ओ ओए चिंटू, हेलो भाई साहब, ओए भिंडी, ओए शिमला मिर्च, इधर देखो ध्यान से। पहले इन दोनों के टैक्स रेट दिमाग में लेके चलो। पहले इन दोनों के टैक्स रेट दिमाग में लेके चलो। एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A और 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और अदर्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A शेयर्स वाले केस में नॉर्मली 1,25,000 तक एग्जाम्प्ट है, उसके बाद 10% टैक्सेबल है एक्सेस वैल्यू पे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 तो कोई एग्जम्पशन लिमिट नहीं है, जितने भी कैपिटल गेन आएंगे टैक्सेबल होंगे 20% के रेट से। शॉर्ट टर्म गेन 111A, जितने भी शॉर्ट टर्म गेन है 15% से वो टैक्सेबल है। और जो बैलेंस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होंगे उस पर लगेगा स्लैब रेट। ये सारी बातें तब हैं अगर कैपिटल एसेट आपने ट्रांसफर की है 23 जुलाई 2024 या उससे पहले, उस केस में ये रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल होंगे। बस ये पर ध्यान दो। अब बताओ यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का? क्या टैक्स रेट आपको समझ में आ गई जी? क्या इसको पैक कर सकते हैं? अब यहां पे देखो अगला पॉइंट क्या आ रहा है, अब इधर देखो ध्यान से जी। अब सारे के सारे बच्चे, सर क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा ना 112 या खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा? खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। अगर वो क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन हुआ तो फिर तो वो दे देगा, अगर वो कैलकुलेशन वाला हुआ तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा 112 वाला है, कौन सा 112A वाला है। बट घबराने की बात नहीं है, वो देखते आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जहां पे शेयर्स की बात होगी, यूनिट्स की बात होगी, वहां 112A लगेगा, बाकी नॉर्मल सब केस में 112 लगेगा। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार आ जाओ, अब मैं तुम्हारा थोड़ा दिमाग घुमाना स्टार्ट करता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिक्स होके बनते हैं। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे मिक्स होके बनेंगे वो बहुत ध्यान देखना कि क्वेश्चन कैसे मिक्स होके बनते हैं। देखो यहां पे क्या लिखे, बिल्डिंग आपने परचेस की है 40 लाख की 8 नवंबर 21 को। उसके बाद बिल्डिंग आपने सेल की है 50 लाख रुपए की 8 जून 24 को। और फिर अदर इनकम जो है, अदर इनकम मतलब इसको छोड़ के मान लो बिजनेस की इनकम दी है 1 लाख रुपए की।
अब अगर है कंप्यूट टोटल इनकम, पहले टोटल इनकम निकालनी है, एंड फाइनल टैक्स लाइबिलिटी इफ मिस्टर वीजी ऑप्ट डिफॉल्ट टैक्स रिजिम और अंडर सेक्शन 115 बीएससी और एज उसकी 32 साल है। पहले मेरे को सारे के सारे बच्चे आंसर दो, ये जो कैपिटल गेन तुम्हारे आ रहे हैं, ये जो तुम्हें सामने दिख रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? पहले तो मुझे ये बताओ जी, सारे के सारे बच्चे बताओ, क्या ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? जल्दी बताओ, क्या ये लॉन्ग टर्म है शॉर्ट टर्म है? आपने बिल्डिंग खरीदी है 40 लाख की 8 नवंबर 21 को, बिल्डिंग बेची आपने 50 लाख की है 8 जून 2024 को, क्या ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? अच्छा ये बताना, यहाँ पे 24 महीने की लिमिट है 36 महीने की लिमिट है? यहाँ पे 24 महीने की लिमिट है 36 महीने की लिमिट है? अरे नालायक को, लैंड और बिल्डिंग वाले केस में हमेशा 24 महीने की लिमिट है। यहाँ पे 36 महीने की लिमिट ना पहले थी ना अब है। और हाँ आपको मैं दोबारा बोल दूं, यहाँ पे 23 जुलाई 24 से पहले की बात हो रही है, तो 23 जुलाई 24 से पहले का मतलब ओल्ड लो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। तो 24 महीने की लिमिट तो वहां पर भी थी। अगर मैं चेक करूंगा 24 महीने से ऊपर हो चुके हैं, तो अगर 24 महीने से ऊपर हो चुके हैं दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 112 वाला है। अब मेरे को सारे बच्चे बताना, अगर ये लॉन्ग टर्म गेन है तो 50 लाख की सेल है, 40 लाख, अब 40 लाख को इंडेक्स करोगे, 40 लाख में 21-22 का रेट चेक करो जी यहाँ पे। अब यहाँ पे चेक करो, 40 लाख में ये रहा आपका 317 मल्टीप्लाई 363, तो ये उतना हो गया। ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे निकल के आ रहे हैं जी। पहले मुझे बताओ, ये तुम्हारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे आ रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि अगर यहां तक दिक्कत नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा, अगर यहां तक दिक्कत है तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता जी। सारे बच्चे बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का डन, लॉक कर दूं? पक्का पक्का। चलो अब एक बात मुझे बताओ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तुम्हारा इतना आ गया। अच्छा इसके साथ में क्या कोई तुम्हारी दूसरी इनकम भी है? सारे बच्चे बोलो हेलो भाई साहब, ओए इधर, इसके साथ में क्या कोई तुम्हारी दूसरी इनकम भी है? इसके साथ में क्या कोई तुम्हारी दूसरी इनकम भी है? कौन सी है? बिजनेस की। कितनी इनकम है? 1 लाख। तो यहां पर तुम्हारी बिजनेस की इनकम जो है वो कितनी है? 1 लाख रुपए की बिजनेस की इनकम है। अब अगर तुम्हारे सर ये इंडेक्सेशन क्यों किया, अरे मेरे नालायक बच्चे 23 जुलाई 24 से पहले है ना, तो अगर 23 जुलाई 24 से पहले होगा तो इंडेक्सेशन तो होगा ना। इतना कम से कम 1.5 लेक्चर हो गया इस बात को समझते हुए कि 23 जुलाई 24 से पहले अगर ट्रांसफर होगी तो मैं इंडेक्सेशन करना पड़ेगा, मैंने वही किया जी। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना, यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन इतने हैं और बिजनेस की इनकम जो है वो 1 लाख रुपए की है, तो आपकी टोटल इनकम जो निकल के आ रही है वो आ रही है 5,19,558 रुपए 40 पैसे। अब मुझे इस पे लगाना है टैक्स। अब बहुत ध्यान से बातें सुन लेना। अब डिफॉल्ट स्कीम वाले केस में 3 लाख रुपए की लिमिट होती है। अब तुम सब जानते हो कि बिजनेस की इनकम नॉर्मल इनकम है, तो ये इनकम नॉर्मल इनकम है, ये इनकम स्पेशल इनकम है। अब स्पेशल इनकम में स्पेशल रेट लगते हैं, नॉर्मल इनकम में नॉर्मल रेट लगते हैं। और इस पे स्पेशल रेट कौन सा है? इस पे स्पेशल रेट जो एप्लीकेबल है वो आपका यहां पे 20% वाला स्पेशल रेट जो है वो यहां पे एप्लीकेबल है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अच्छा इस पे लगेगा नॉर्मल रेट। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, नॉर्मल इनकम 1 लाख रुपए की है, तुम सब जानते हो 3 लाख रुपए की मेरी लिमिट होती है। अब अगर 3 लाख रुपए की लिमिट होती है, 3 लाख में से 1 लाख तो मेरी यूज हो गई, तो 2 लाख रुपए की लिमिट मेरी अभी बची है ना। जब 2 लाख रुपए की लिमिट मेरी अभी बची है, जब 2 लाख रुपए की लिमिट मेरी बची है, तो वैसे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% टैक्स है, बट गवर्नमेंट कह रही है इस 2 लाख रुपए की लिमिट को तू यहां यूज कर सकता है। तो टेंशन मत ले, हम तेरे 2 लाख रुपए की लिमिट वेस्ट नहीं करेंगे, इस 2 लाख रुपए की लिमिट को हम लॉन्ग टर्म में यूज करवाएंगे। फिर जो बैलेंस लॉन्ग टर्म बचेगा उस पे 20% टैक्स पे कर दियो और फिर कहीं जाके तेरा आंसर आएगा जी। और इसको पता क्या बोलते हैं, जो काफी दिन से बच्चे बोल रहे थे सर वो अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट वाला पॉइंट तो आपने बताया ही नहीं, वो पॉइंट अब आ रहा है यहां पे जी, क्योंकि वो कैपिटल गेन से लिंक है, ठीक है ना। तो जो आपकी अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट है 2 लाख रुपए की, उसको यूज करने की बात यहां पे हो रही है, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बच्चा कह रहा है 1 लाख कहां से आया? अब तुम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो 1 लाख आ जाएगा। ये रहा 1 लाख रुपए, ये लो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ 1 लाख रुपए। तो भैया 3 लाख में से 1 लाख तो यहां से हट गया, 2 लाख बचा। उस 2 लाख रुपए को देखो मैं दिखाता हूं जी यहाँ पे। अब देखो इसका आंसर देखो, बिजनेस की इनकम 1 लाख, टैक्स नील क्योंकि इनकम 3 लाख से कम है। फिर लॉन्ग टर्म गेन इतना है, यहाँ पे टैक्स इसमें से पहले वो 2 लाख माइनस किया, फिर बैलेंस आ गया 20%, इतना टैक्स आ गया जी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मैंने क्या किया, अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट मैंने यहाँ पे यूज की है।
और अभी गेम खत्म नहीं हुई। आप अगर चेक करोगे इनकम 7 लाख रुपए तक है, और अगर इनकम 7 लाख रुपए तक है तो या तो डिफॉल्ट स्कीम में 25,000 रुपए तक की रिबेट मिलती है, और वो रिबेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में से नहीं मिलती है। तो 112 वाले हैं तो इसमें से रिबेट मिलेगी। अब एक बात बताना, इतना टैक्स आएगा, अब इतने टैक्स में से 25,000 रुपए की रिबेट है तो 25,000 की रिबेट माइनस कर दी, फिर बैलेंस टैक्स आया, इसमें 4% सेस जोड़ा, फाइनल आंसर जो है वो ये निकल के आ रहा है। बस ये पर ध्यान दीजिए। तो ये है क्वेश्चन सर, आप समझ रहे हो। तो कैपिटल गेन में अकेला कैपिटल गेन नहीं चलता, कैपिटल गेन के साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी चलता है, और कैपिटल गेन के साथ में आपके अदर चैप्टर भी इंटरलिंक होते हैं, तब जाके कैपिटल गेन पूरा खत्म होता है जी। 1,25,000 रुपए की लिमिट यहां पे माइनस क्यों करेंगे यार? 1,25,000 रुपए की लिमिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में होती है। लॉन्ग टर्म गेन 112A थोड़ा ही है, ये तो लॉन्ग टर्म गेन 112 वाले हैं, उसमें 1,25,000 रुपए की लिमिट कहां से आ गई? अगर मेरे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A वाले होते तो उसमें 1,25,000 रुपए की लिमिट माइनस करता, इसमें 25 की लिमिट माइनस नहीं होगी जी। सर पूरा 3 लाख लॉन्ग टर्म से डेट नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। ये बात मैं काफी बच्चों की क्लियर कर दूं। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि सर क्या जो एग्जम्पशन लिमिट होती है क्या वो पहले हम लॉन्ग टर्म में कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मैंने क्या बोला? अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट यूज करोगे। अनएग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि नॉर्मल में यूज करने के बाद कितनी बची है। मतलब एग्जम्पशन लिमिट हमेशा पहले नॉर्मल में यूज करोगे, अगर कुछ बच गई फिर यहां स्पेशल में करोगे, बट वो भी हर केस में नहीं। लॉन्ग टर्म गेन 112 में कर सकते हो, लॉन्ग टर्म गेन 112A में कर सकते हो, शॉर्ट टर्म गेन 111A में कर सकते हो, और किसी इनकम में यूज नहीं कर सकते। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? कल आपने पढ़ाया था, आपका पीडीएफ में भी है कि यूनिट ऑफ सिलेक्टेड म्यूचुअल फंड ओनर आफ्टर शॉर्ट टर्म। तो देखिए उससे पहले का, हाँ उससे पहले 36 महीने होंगे, बट उससे पहले का तुम्हारे पेपर के अंदर नहीं बनेगा, ठीक है? उससे पहले का आपके एग्जाम के अंदर नहीं बनेगा, टेंशन बिल्कुल मत लें, ठीक है? नहीं, क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो एक बार मैं दोबारा से समझा रहा हूं। देखो बिजनेस की इनकम 1 लाख है, नॉर्मल इनकम है 3 लाख रुपए की लिमिट होती है, 3 लाख में से 1 लाख की लिमिट यूज हो गई, टैक्स आ गया नील। मेरी 2 लाख की लिमिट अभी बची है, तो गवर्नमेंट ने कहा इस 2 लाख की लिमिट को तुम यूज कर सकते हो। कहां पर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में। तो मैंने उसको यहां पे यूज कर लिया। इतनी मेरी इनकम थी, इसमें से 2.5 लाख में 2 लाख मेरे माइनस कर, 2 लाख कैसे हो गए? 1 लाख यहां पर ये और 2 लाख ये, पूरी 3 लाख की लिमिट मेरी यूज हो गई। फिर जो बैलेंस बचा उसका 20%, ठीक है? फिर मेरा इतना टैक्स आ गया। अब ये टैक्स मुझे पे नहीं करना, इनकम मेरी 5 लाख तक है, तो गवर्नमेंट ने कहा था जब इनकम 5 लाख तक होती है तो रिबेट मिलती है। कितने की रिबेट मिलती है? जो टैक्स होगा वो और 25,000 विच एवरेज लेस। अब टैक्स मेरा इतना है तो पूरे 25,000 रुपए की रिबेट मिलेगी। फिर बैलेंस टैक्स आएगा, इसमें 4% सेस जोड़ेंगे, ये तुम्हारा फाइनल आंसर निकल के आएगा। बस ये पर ध्यान दो। व्हाट इज सरप्राइज? सरप्राइज सीरीज आ जाएगी यहां, बताओ इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर अगर आपकी नॉर्मल इनकम नहीं दी तो फिर पूरी 3 लाख की लिमिट बचेगी, फिर पूरी 3 लाख की लिमिट को यूज करो। अगर यहाँ पे मान लो बिजनेस की इनकम नहीं होती तो पूरे 3 लाख रुपए की लिमिट मेरी बचती, तो पूरे 3 लाख को आप यूज कर लो, बात ही खत्म करो जी, कोई दिक्कत थोड़ा उसमें। तो पूरे 3 लाख की लिमिट यूज कर लो आप जी यहाँ पे जी, ठीक है? अब चलो, अब मैं तुम्हें अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। अब ये तुम क्वेश्चन करके दिखाओ जी, ये लो, ये तुम क्वेश्चन करके दिखाओ। ये डिफॉल्ट स्कीम से करना है। हेलो भाई साहब, ओए ये डिफॉल्ट स्कीम से करना है। बिल्डिंग परचेस किया 8 जुलाई 22 को 42 लाख, और सेल किया 15 जुलाई 24 को 48 लाख की। अदर इनकम जो है वो 1,60,000 पे है, बिजनेस की इनकम है। मिस्टर वीजी रेजिडेंट है, एज 40 साल की है, डिफॉल्ट स्कीम ली है। बताओ फाइनल टैक्स कितना आएगा जी? सारे बच्चे बताओ इस केस में फाइनल टैक्स कितना बनेगा जी? जल्दी बताओ जी। बोलो। फाइनल बताना, फाइनल फाइनल टैक्स कितना बनेगा? नील। लो जी, एक बच्चे का तो आंसर आ गया, नील बनेगा। और बताओ जी, नील। मयंक का भी आंसर नील आ रहा है जी, मयंक का भी आंसर नील आ रहा है। और बताओ, बाला इंडेक्स मांग रहा है।
बाला के बाल खींचूंगा आज मैं। बाला 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 बाला, कैसी बातें कर रहा है बाला। इसमें इंडेक्स क्यों चाहिए तुम्हें? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। बट मैं आपको इंडेक्स नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार चेक करो, देखो यहाँ पे जी, अब यहाँ पे एक बार देख लो, यहाँ पे लॉन्ग टर्म है, अब यहाँ पे 48 लाख है, अब यहाँ पे 42,331 मल्टीप्लाई 363, तो यहाँ पे 46 लाख। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इतना आ गया जी। 24 महीने के बाद है ना, अब अगर 24 महीने के बाद है, 24 महीने के बाद है, तो ऑब्वियस ही बात है लॉन्ग टर्म है, तो लॉन्ग टर्म वाले केस में इंडेक्सेशन हमें करना होगा। तो आपका आई को आ गया इतना, तो कैपिटल गेन आपका इतना निकल के आ गया जी। कैपिटल गेन आपका इतना निकल के आ गया। अब इसके साथ में टैक्स लायबिलिटी निकालो। अदर इनकम कितनी है? 1,60,000, इसका टैक्स बनेगा नील। ठीक है, फिर आपका लॉन्ग टर्म गेन इतना है, उसमें से एक 40 की बची हुई एग्जम्पशन लिमिट यूज कर ली, उसका 20%, 10,791 रुपए 60 पैसे, इतने की ही रिबेट मिल जाएगी। अब अगर इतने की रिबेट मिलेगी, टैक्स मेरा बनेगा नील, ये आपका आंसर निकल के आएगा जी। बताओ जी, ये आपका आंसर निकल के आएगा। इसमें टैक्स जो बनेगा वो नील बनेगा। 1 रुपया भी यहां पे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जाके पॉइंट हमारा खत्म हो जाता है जी। डन, इसको लॉक कर सकता हूं जी, पक्का पक्का। चलो अब ये वाला क्वेश्चन, अब देखो यहां पे जी, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन, हाँ, उड़ान बैच सीए वाले बच्चों को और त्रिशूल बैच सीएस वाले बच्चों को सेम है दोनों जी। ठीक है, चलो अब एक बार यहां पे देखो सारे बच्चे फटाफट से जी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 है, 1,40,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए की 112। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है, 1,20,000 रुपए। और अदर इनकम, नॉर्मल इनकम जो है वो नील है, मतलब वो जीरो है। अब वो मिस्टर वीजी है, रेजिडेंट है, एज 31 साल की है, नॉर्मल स्कीम ली है। बताना टैक्स कितना आएगा जी। देखता हूं आप क्या करते हो। सर आपने कहा था कुछ अनाउंसमेंट करोगे, कर देंगे, अनाउंसमेंट कर देंगे, टेंशन मत लो। जब कहा था तो बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बढ़िया तरीके वाली करेंगे, मस्त वाली। ट्रिपल वन ए का 15% है जी। ट्रिपल वन ए का टैक्स रेट जो है वो 15% है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ट्रिपल वन ए का जो टैक्स रेट है वो 15% टैक्स रेट है, 15% जी। और नेक्स्ट क्लास कैपिटल गेन की सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है जी, वो मिस मत कर देना। और नेक्स्ट क्लास थोड़ी सी लंबी क्लास होगी जी। अगली क्लास जो होगी वो आपकी लंबी क्लास होगी, ध्यान रखना जी। 99% है कल आपकी क्लास होगी, क्योंकि कल मेरे फादर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा, तो अगर मैं शाम तक घर पहुंच गया तो होगी कल आपकी क्लास। बाकी मैं टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, बट जब भी क्लास होगी वो लंबी क्लास होगी, उसके अंदर हम पार्ट नंबर 2 पूरा खत्म करेंगे। ठीक है ना। कितने रुपए टैक्स आ रहा है? 260 रुपए का फाइनल टैक्स आ रहा है जी। सुबह वाली क्लास जो होगी वो सिर्फ यूट्यूब पे होगी, जो डेमो क्लास है जी। हाँ जी, बताओ, जल्दी बताओ जी फटाफट से जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करोगे, इसका आंसर पता कितना आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है 260 रुपए। भाई साहब सही आंसर निकाला यार, किसने निकाला है? नकल मार लिया भाई आदर्श ने। तो 60 रुपए कैसे निकाला बताना एक बार। पहले तो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं टैक्स लायबिलिटी। एक बार देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन 112, तो 2 लाख है, 2 लाख की पूरी लिमिट यूज हो गई, तो यहाँ पे 20% आ गया, तो इसका तो नील आ गया। ठीक है, अब मेरी लिमिट कितनी बची यहाँ पे जी? अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा तो यहाँ पर मेरे को लिमिट मिली थी 2.5 लाख की। 2.5 लाख में से 2 लाख तो यहाँ पे यूज हो गए। अब 2 लाख यहाँ पे यूज हो गए, तो 2 लाख मैंने पूरा खत्म कर दिया। तो अब मेरे यहाँ पर कितने बचे? 50,000 बचे। अब यहाँ पर 1,40,000 में से 1,25 तो एग्जम्प्ट ही है। अब यहाँ पे टैक्स जो है वो टैक्स आपका है 10% वाला, और यहाँ पे टैक्स अगर आप चेक करोगे तो 15% वाला है। तो नो डाउट 15% वाला टैक्स ज्यादा है, बट प्रॉब्लम क्या है? 112A के टैक्स में से रिबेट नहीं मिलती। अब अगर 112A के टैक्स में से रिबेट नहीं मिलती तो क्यों ना पहले 112A खत्म करें, ताकि हमें रिबेट मिल जाए। 111A में से तो रिबेट मिल जाती है ना, बट 111A में से रिबेट मिल जाती है, बट 112A के टैक्स में से रिबेट नहीं मिलती।
तो यहां पर हमने क्या किया, 1,40,000 में से 1,25,000 तो एग्जाम्प्ट है, 15,000 बचे, 15,000 पे वो और खत्म कर दिए। अब अगर 15,000 पे और खत्म कर दिए तो यहां पर 2 लाख ये चले गए, 15,000 वो चले गए, बच्चे कितने, 35,000। तो आप यहां पे एक बार चेक करो, देखो जी। तो 112 है, 140 में से 125 गया, 15,000 पे अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट 10% नील हो गया। और शॉर्ट टर्म के ट्रिपल बने वाला 120 में से 35 बचे ना, तो 35 मैंने हटा दिया, 12,750। और यहाँ पे नॉर्मल स्कीम की बात है, और नॉर्मल स्कीम की बात है, और अगर आप चेक करोगे इनकम जो है वो 5 लाख रुपए तक है तो रिबेट मिलेगी। तो जो भी यहाँ पे आपका टैक्स बचेगा 12,750, इतने की ही मुझे रिबेट, 12,500 की रिबेट मिलेगी ओल्ड स्कीम के अंदर। तो ये 250 रुपए का टैक्स प्लस में 10%, 260 रुपए का टैक्स यहाँ पे आएगा जी। बताओ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। अब एक बच्चे के मन में डाउट आ रहा है, सर ये बची हुई एग्जम्पशन लिमिट में किस सीक्वेंस में यूज करनी पड़ती है? तो गवर्नमेंट करी कोई सीक्वेंस नहीं है इसका, मोर बेनिफिशियल टू एसएससी है। मतलब जहां आपके लिए बेनिफिशियल हो ना, आप उसको वैसे यूज करोगे। ऐसा नहीं है कि पहले आपको यही यूज करनी है। भाई गवर्नमेंट करी जहां तुम्हारा टैक्स कम से कम आएगा ना, उसको वहीं पे यूज करोगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये पर ध्यान दो। एक बच्चा कह रहा है सर 112A वाला समझ नहीं आया। अरे मेरे बाबू 112A का मतलब ये है कि पहले आप देखो, पूरी 2.5 लाख की लिमिट बची है, उसमें से 2 लाख मैंने 112 वाले खत्म कर दिए, 50,000 बचे। अब अगर 50,000 मैं यहां पे खत्म कर देता 111A में सारे, तो 112A का टैक्स बच जाता। और तुम जानते हो 112A के टैक्स में से रिबेट ही नहीं मिलती, तो मैं क्यों 112A का टैक्स बचाऊं? मैं कुछ ऐसा करूं ना कि 112A का टैक्स ना बचे और वो टैक्स बचे जहां से रिबेट मिलती है। तो मैंने क्या किया कि 140 में से 125 तो माइनस होने ही थे, फिर 15,000 रुपए की बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट भी मैंने यहां पे यूज कर ली। तो 15 वो यूज किए, फिर 10% ऑब्वियस बात है यहां पे नील आ गया जी। अब यहां पर बचा शॉर्ट टर्म ट्रिपल बने, इसमें से रिबेट मिल जाती है जी। तो कैसे पता चला कि गेन अबे यार बिल्कुल ही तुम तो नालायक बच्चे हो यार। कैसे पता लगा कि तुम्हें यहाँ पे ऊपर दिया नहीं हुआ कि गेन कौन कौन सा है? क्वेश्चन में तो पता लगाना पड़ेगा ना। अभी तो बोला कि शेयर्स वाले केस में 112A होता है, शॉर्ट टर्म में 111A होता है, अदर्स वाले केस में आपका लॉन्ग टर्म गेन 112 होता है। वो तो क्वेश्चन में तुम्हें दिया ही होगा कि क्या तुमने ट्रांसफर किया, उसके बेस पे कैलकुलेशन करोगे। नालायक बच्चा कह रहा है पता कैसे लगा जी। डन है जी। अब सुनो, ये आपका होमवर्क है जी, ये आपका होमवर्क है। एक तो आपने ये घर से करके आना है, अभी क्लास खत्म नहीं हुई जी, अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, ये आपका होमवर्क है जी। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ये आपने घर से करके आना है जी। अब यहां पे आ जाओ, अब सारे के सारे बच्चे इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना जी। अब ये पार्ट नंबर 1 का ना, अब ये पार्ट नंबर 1 जो हमारा चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखना कि ये पार्ट नंबर 1 कहता क्या जी। अब यहां पे सारे के सारे बच्चे यहां पे ध्यान दो जी, इधर देखो ध्यान से। अब यहां पे वो कह रहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान देना, कह रहा है ट्रीटमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट, या मैं यूं कहूं बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट, या मैं यूं कहूं डेफिशिएंसी इन एग्जम्पशन लिमिट। मत या तो अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट, या बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट, या डेफिशिएंसी इन एग्जम्पशन लिमिट। अब गवर्नमेंट करी जो तुम्हारी एग्जम्पशन लिमिट है ना, जैसे 2.5 लाख की, 3 लाख की, 5 लाख की, ऐसा केस में भी आप इसको फर्स्ट यूज करेंगे नॉर्मल इनकम में, ये मैंडेटरी है। मैं तुम्हें इतनी सिंपल भाषा में बता रहा हूं ना, जितनी सिंपल भाषा के अंदर कोई बता नहीं सकता, कि जो तुम्हारी एग्जम्पशन लिमिट है सबसे पहले तुम नॉर्मल इनकम में यूज करोगे विदाउट एनी डाउट, उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। फिर मैंने बोला कि इफ लिमिट नॉट एग्जॉस्ट, अगर वो लिमिट तुम्हारी एग्जॉस्ट नहीं होती, मतलब वो इनकम तुम्हारी कम है, देन यू कैन यूज इन द फॉलोइंग स्पेशल इनकम सब्जेक्ट टू कंडीशन। अब क्या कंडीशन है? पहली बात, तुम इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए और तुम इंडिविजुअल और एचएफ होने चाहिए। मतलब नॉन रेजिडेंट जो होते हैं, नॉन रेजिडेंट, वो बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट यूज नहीं कर सकते। जो कंपनी होती हैं उनमें वैसे भी एग्जम्पशन लिमिट होती नहीं है, वो यूज नहीं कर सकते। उसके बाद एओपी, बीओआई, एजेपी नहीं यूज कर सकते, ओनली फॉर इंडिविजुअल एचएफ, वो भी तब अगर वो इंडिया के रेजिडेंट हैं। उसके बाद इफ बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन अनएग्जॉस्टेड एग्जम्पशन लिमिट में बी, कहां पे? लॉन्ग टर्म गेन 112 में कर सकते हो, लॉन्ग टर्म गेन 112A में कर सकते हो, 111A में करोगे। कैजुअल इनकम में बची हुई एग्जम्पशन लिमिट यूज नहीं कर सकते। कैजुअल इनकम में से रिबेट मिल सकती है, बट जो बैलेंस एग्जम्पशन लिमिट होती है ना, उसको यूज नहीं कर पाओगे। बस ये पर ध्यान दो।
अब देखो क्या लिखा है, यूज एज पर मोर बेनिफिशियल टू असेसी। इसका मतलब जहां यूज करने से टैक्स कम से कम आ रहा है उस लिमिट को तुमने वैसे यूज करना है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो आई थिंक अब तुम्हें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा कि बची हुई एग्जाम्पशन लिमिट जो होती है हम कहां कहां यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें आपके सामने यहां पे निकल के आ रही हैं। क्या इसको पैक कर दूं? पक्का पक्का। अब यहां पे ये लो जी, अब देखो बिल्डिंग परचेस की यहां पर, बिल्डिंग सेल की यहां पर, बिजनेस की इनकम ये है, वही फाइनल टैक्स लायबिलिटी आपको निकालनी है। ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। एक तो मैंने ऊपर क्वेश्चन होमवर्क दिया, अब एक ये वाला क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला क्वेश्चन वही चल रहा है जी। उसके बाद आप आ जाओ यहां पे, ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क ही है। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन भी आप एक बार होमवर्क करेंगे। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है। 4 क्वेश्चन होमवर्क हो गए जी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी होमवर्क है। 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए। 5 क्वेश्चन लो जी। अब यहां पे आ जाओ जी, ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क हो गए जी। ठीक है जी, तो अब जाके हमारी फर्स्ट कैटेगरी जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है, जिसमें हमने परचेज भी पहले किया और सेल भी पहले की है। उसमें टैक्स रेट क्या होंगे वो सारी बातें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? तो 5 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिए हैं और फर्स्ट कैटेगरी जो है हमारी पूरी खत्म हो जाती है। क्या इसको लॉक कर सकता हूं जी? पक्का पक्का। अब देखो यहां पर मैंने तुम्हें क्लास में एक डायग्राम बनवाया था, ये देखो जी, एक बार ध्यान से पढ़ना। मास्टर डायग्राम ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन एंड टैक्स कंप्यूटेशन कैपिटल एसेट। चेक करो पहला केस क्या निकल के आ रहा है। पहला केस है खरीदा पहले है एंड बेचा पहले है। खरीदा पहले है, बेचन पहले है। अब खरीदा पहले, बेचा पहले, तो अब यहां पे 2 केस होंगे, या तो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म निकालने का तरीका क्या होगा? 36 महीने, 24 महीने, 12 महीने। गाबे 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 ओए गाबे 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 बता, 36 महीने खत्म हो चुके हैं? नहीं, वो कब खत्म हो चुका है? अगर ट्रांसफर किया हो 23 जुलाई 24 या उसके बाद। यहां पर बात किसकी हो रही है? पहले और पहले, तो पहले 36 महीने भी था। उसके बाद शॉर्ट टर्म वाले केस में सेल प्राइस माइनस में को ईओटी माइनस में कोआ माइनस में कोई शॉर्ट टर्म गेन आ गया। लॉन्ग टर्म वाले केस में सेल प्राइस माइनस में ईओटी माइनस में आई कोआ माइनस में आई कोई लॉन्ग टर्म गेन आ गया। अब ये शॉर्ट टर्म गेन जो आया, यहां पे क्या लगेगा? शॉर्ट टर्म गेन में लगेंगे स्लैब रेट सब्जेक्ट टू 111 है, क्योंकि 111 में 15% है। ऐसे ही लॉन्ग टर्म गेन जो है 20% रेट लगेगा सब्जेक्ट टू 112 है, क्योंकि 112 ए 1,25,000 एग्जाम्प्ट है, 1,25,000 के बाद 10% टैक्सेबल है। देखो यहां पे क्या लिखा है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मींस 112, इट मींस ऑल अबव टैक्स रेट इज अप्लाई ऑन लॉन्ग टर्म गेन 112 सब्जेक्ट टू 112 ए। मतलब 112 ए को यहां से बाहर निकाल देना, उसको छोड़ के जो भी तुम्हारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होंगे वो 20% से टैक्सेबल होंगे आफ्टर इंडेक्सेशन। बस ये पर ध्यान दो। तो अब जाके बातें ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी खत्म हो जाती हैं। यहां पे कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है तो बता दो, बोलो जल्दी बोलो फटाफट से। क्लियर कर दूं? पक्का पक्का। क्या इसको पैक कर सकते हैं? डन। चलो अब यहां पे एक बार सारे के सारे बच्चे हो। अब ये हमारी है सेकंड कैटेगरी। ये हमारी क्या है? सेकंड कैटेगरी है जी। अब सेकंड कैटेगरी तो भाई साहब ये लिख लो, एक क्वेश्चन पक्का विदाउट एनी डाउट। एक क्वेश्चन पक्का विदाउट एनी डाउट इस कैटेगरी में से इस बार बनेगा, क्योंकि इसी कैटेगरी में जो आई हैं वो क्या आई हैं? अमेंडमेंट आई है। इस कैटेगरी में कोई अमेंडमेंट नहीं आई, वो पहले भी तुम पढ़ते थे, अब भी तुमने पढ़ा है, अब भी तुमने रिवाइज किया, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आई। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? ठीक है सर, एक बार 112 वाला रिपीट कर दो मेरे बच्चे। 112 ए में जो भी तुम्हारे लॉन्ग टर्म गेन आएंगे 1,25,000 रुपए तक के गेन एग्जम्प्ट है। 1,25,000 के बाद के जो भी गेन होंगे वो तुम्हारे टैक्सेबल होंगे 10% के रेट से, वो ये कहना चाह रहा हूं। ठीक है, उसके बाद ये तीसरी कैटेगरी जो है, जहां पे आपने खरीदा भी बाद में है और आपने बेचा भी बाद में है, ये तीसरी कैटेगरी निकल के आ रही है जी।
ठीक है ना। सेकंड कैटेगरी में क्या है, खरीदा पहले बेचा बाद में। और थर्ड कैटेगरी में क्या है कि आपने खरीदा भी बाद में है और आपने बेचा भी बाद में है। ये थर्ड कैटेगरी आपकी यहां पे निकल के आ रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का इसको लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दो कैटेगरी हमें करनी है और यहां से फिर हमारे मजेदार क्वेश्चन सारे के सारे यहां पे स्टार्ट हो जाएंगे। अब आपको पढ़ने का मजा आएगा जी। लॉक करूं इसको जी? पक्का पक्का। चलो अब ये दोनों कैटेगरी जो हम करेंगे, अब ये कल वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और ये दोनों खत्म करेंगे। अब मैं दोबारा बोल दूं, अगली क्लास आपकी 1.5-2 घंटे की हो सकती है जी। ये आप तैयारी मान के बैठना। नेक्स्ट क्लास जो होगी, कल वाली क्लास जो होगी, 1.5-2 घंटे के आराम से हो सकती है। उसके अंदर मैं ये खत्म करवा दूंगा पूरा का पूरा। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, ये मेरे हाथ जुड़े, ये दोनों हाथ आपके सामने जोड़ के बैठ गया हूं। फर्स्ट कैटेगरी तक सारे के सारे क्वेश्चन कर लेना, सारे के सारे पॉइंट समझ लेना। ऐसा नहीं है कि वो पेपर के अंदर नहीं बनेगी, 99% चांस है कि वहां से भी क्वेश्चन बनेगा और यहां से भी बनेगा, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए प्रीवियस 24-25 है। तो 24-25 में वो लो भी एप्लीकेबल है और ये लो भी एप्लीकेबल है, तो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात मेरे समझ में आ रही है? क्लास कल की शाम को ही होगी जी। कल की क्लास जो होगी वो शाम को ही होगी। मैं आपको टाइमिंग एक बार कंफर्म कर दूंगा, बट होगी तो शाम को ही होगी। ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और सारे बच्चे कमेंट करके जाएंगे, लाइक जरूर करके जाएंगे और अपने दोस्तों को जिनके भी सितंबर 25 में एग्जाम है सीए के या जनवरी 26 में एग्जाम है, उनको बता देना कल से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है सीए इंटर के बच्चों का, सुबह 7:45 पे अल्टीमेट सीए वाले चैनल पे। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी। हाँ मैच देख लो, आज मैच देख लो। ठीक है सोनू, तू हम पे भरोसा कर ले सोनू, तू जाके मैच देख ले सोनू, तू इंडिया को जितवा दे सोनू, बाय बाय सोनू।